तो महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार सतारा पहुंचे, जहां उन्होंने वाईबी चौहान को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद वो थोड़ी ही देर में अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। जानकारी की अगर माने तो इस दौरान शरद पवार गुट के सभी विधायक और सांसद भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। और इससे पहले अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने के बाद शरद पवार ने कहा था कि विधायकों की टूट पार्टी में चोरी नहीं बल्कि डकैती है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहा है, सतारा पहुंचे हैं शरद पवार और सबसे बड़ी बात है कि आज शरद पवार की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, ये दिखाने के लिए कि कार्यकर्ता हो, विधायक हो या सांसद हो, वो सभी उनके साथ मौजूद है। घर के बाहर हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से कई कार्यकर्ता और उनके जो विधायक है, सांसद है, वो उनके लिए वहां पर मौजूद थे। तो देखिए कल आपको शरद पवार का बयान याद होगा जब उन्होंने कहा था कि हम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे लेकिन जनता के बीच में जाएंगे। दिवाकर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, दिवाकर का रुख कर लेते हैं। दिवाकर, शरद पवार ने यही दावा किया था जनता के बीच में जाएंगे और अब वो नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या और तस्वीर वहां से नजर आ रही है? उनके साथ एनसीपी के कितने लोग हैं? कौन और बड़ा चेहरा आपको दिख रहा है? देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा देता हूं मैं। तमाम यहाँ पे एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जो वाईबी चौहान मेमोरियल है वहां पर जहां शरद पवार पहुंचे थे वहां पर इकट्ठा हुए हैं। आप तस्वीरों से ये समझ सकते हैं कि ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि शरद पवार यहाँ पर पहुंचे थे और जाहिर तौर पर शरद पवार की कोशिश यही है कि तमाम कार्यकर्ता उनके साथ ही रहें और अजीत पवार के साथ बिल्कुल ना जुड़े। और यही वजह है कि शरद पवार लगातार पुणे से निकलने के साथ साथ जब वो तक कराड़ पहुंचे तमाम कार्यकर्ताओं से जो है उन्होंने मुलाकात की। यहाँ पर सांसद है वंदना चौहान जी हैं। वंदना जी, अब अजीत पवार ने जो कदम उठाया है उसे पार्टी को कितना असर पड़ा है और आपने शरद पवार से मुलाकात भी की, क्या बातचीत हुई शरद पवार? सपोर्ट का सवाल ही नहीं है। उन्होंने हमारा कुटुंब है एनसीपी का, लेकिन कई लोगों ने अलग भूमिका ली है, उनकी भूमिका उनको मुबारक। लेकिन हम सब राष्ट्रवादी के जो धोरण है उसे लेके हम लोगों तक आपने पवार साहब सामान्य माणसाचा नोकरीचा अधिकार हा जतन केला पाहिजे आणि देशाचा निर्णय घ्यायचा प्रक्रियेमध्ये माणसाचा हातभार लागला पाहिजे। त्यांनी या राज्यामध्ये नवी पिढी तयार केली। जिल्ह्यामध्ये चोरांचा संच उभा केला आणि त्या युवा शक्तीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र प्रगतीच्या रस्त्यावर कसं नेता येईल याची अखंड काळजी घेते। फ्रेम फाइनल महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये ओके ज्या धर्म पंथ याचा अभ्यास घेऊन माणसामध्ये संघर्ष कसा होईल याची काळजी घेणारा काही वर्ग आहे। महाराष्ट्र हा बंधुत्व ऑन एयर ईमानदारी
आगे जाओ. या सगळ्याचा पुरस्कार करणारं राज्य लोकांच्या काळामध्ये याच महाराष्ट्रामध्ये शाहू राजांचं कोल्हापूर असो, नांदेड असो, संगमनेर असो, अकोला असो, अशी काही ठिकाणं आहेत ज्याची नावं घेता येतील. त्या ठिकाणी पिढ्यानपिढ्या प्रयत्न केला आणि जातीय दंगे झाले. हे महाराष्ट्राला सोडणारं नाहीये, पण नुसतं सोडणारं नाही आहे म्हणून वाढणार नाही. या ज्या प्रवृत्ती आहेत समाज विघातक, त्या प्रवृत्तीच्या विरुद्ध वक्तव्यानं आज उभं राहण्याची गरज आहे. आणि तेच काम महाराष्ट्रामध्ये आपण करत होतो. एक काळ असा येऊन गेला की उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालचं सरकार आपण सगळ्यांनी एकत्रित केलं. बाळासाहेबांच्या सरकार कर्तृत्ववान सरकारने अशा सरकारमध्ये महाराष्ट्राची सेवा करत होतं. आज तेच सरकार या अशा पद्धतीनं उलटून टाकण्याचं काम काही लोकांनी केलं. आणि हे इथंच नाही, देशाच्या अनेक राज्यामध्ये केलं. मध्य प्रदेशसारखं राज्य, कमलनाथ मुख्यमंत्री, व्यवस्थित चाललेलं राज्य अशाच पद्धतीनं उलटवलं गेलं. आणि त्या ठिकाणी सरकार त्या ठिकाणी आणले. असे अनेक ठिकाणी प्रयत्न चालले. दिल्लीमध्ये आहेत, पंजाबमध्ये आहेत, ममता बॅनर्जींचं जे राज्य पश्चिम बंगाल तिथं आहे, उत्तराखंडमध्ये आहे, हिमाचलमध्ये आहे, दक्षिणेमध्ये अनेक राज्यामध्ये आहे. आणि त्यामुळे एक प्रकारचं संकटाचा काळ आला. चुकीच्या प्रवृत्ती ह्या लोकांवर चालतात. आणि त्याच प्रवृत्तीने चव्हाण साहेबांचं महाराष्ट्र, छत्रपतींचं महाराष्ट्र, शाहू फुले आंबेडकरांचं महाराष्ट्र, त्या राज्यामध्ये एकंदर लोकशाहीच्या पद्धतीनं काम करणाऱ्या राजकीय पक्षाला एक प्रकारचा धक्का द्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. हे प्रयत्न आणि त्याच्यामध्ये ती भूमिका एकच आहे की या सगळ्या जातीय विचारधारा आहेत त्यांच्या मार्फत देशाच्या कारभारात पुढे नेण्याच्या संबंधीचा प्रयत्न या सगळ्या घटकांचा. आणि त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये ती उलथापालट ही करण्याच्याबद्दलची एक भूमिका याच प्रवृत्तीने घेतली. दुर्दैवानं त्याला तुमच्या आमच्याचे काही सहकारी बळी पडले. पण ठीक आहे, कुणी एखादी व्यक्ती बळी पडली असेल, समूह बळी पडली असेल तर फुले आंबेडकर, शाहू राजा आणि यशवंतराव चव्हाणांच्या महाराष्ट्रातला सामान्य माणूस एक वेळेला उपाशी राहील, पण तो महाराष्ट्राची सामूहिक शक्ती ही मजबूत केल्याचं राहणार नाही. आणि ही शक्ती मजबूत करून जी उलथापालट करणारी शक्ती आहे वर्ग, त्यांना त्यांची योग्य जागा दाखवायला राहणार नाही. याला फार अवकाश नाही. वर्ष 6 महिन्यामध्ये पुन्हा एकदा लोकांच्या सोबत जायची संधी येईल. आणि त्यावेळेला ही राज्याचे लोकशाहीच्या वर्गाने शांततेचा विश्वास असणाऱ्या या शक्तींना धक्का देणाऱ्या ज्या प्रवृत्ती आहेत त्या पूर्ण फळानं बाजूला करू आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्र प्रगतीच्या आणि सामान्य माणसाच्या हितासाठी कष्ट करणाऱ्यांचं राज्य आहे ही अवस्था आपण निर्माण करू. एवढंच या ठिकाणी सांगतो.
अतिशय पावसाचा हा सगळा चालू थंड असताना सुद्धा आपण हजारोच्या संख्येने या ठिकाणी आलात. आज म्हणजे आमच्याकडे आज गुरुपौर्णिमा आहे. त्यामुळे आज सर्व महाराष्ट्रामध्ये एकदा जनमानस तयार करण्याच्या संबंधीचा निकाल सर्वांनी लोकांनी घेतला आणि याची सुरुवात करायची असेल तर कुठून करायची. समाधीसारखा सण महाराष्ट्रामध्ये काही आणि आजचा दिवस गुरुपौर्णिमाचा आहे. तुमच्या माझा सगळ्यांचा गुरुच्या फळावर जाऊन मार्गदर्शन करण्याचा अधिकार एकाच व्यक्तीला होता आणि त्या व्यक्तीचं नाव यशवंतराव चव्हाण. त्यांच्या निवासाने या ठिकाणी आलो. तुम्हाला प्रचंड प्रतिसाद दिला त्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद देतो आणि पुढच्या कामाला जायला तुमची परवानगी देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एक मिनिट माझी म्हणून सगळ्यांनी रस्ता मोकळा तो शरद पवार को आप सुन रहे थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि सोसाइटी में न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश भर में रिलीजन और कास्ट के नाम पर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि दंगे भड़क सकते हैं. हमें लोकतंत्र को बचाना है और लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करनी है और इसी को लेकर साथ बढ़ेंगे. हमारी विचारधारा जातिवाद और धर्म के खिलाफ है, हम सांप्रदायिकता के खिलाफ है और मिलकर जनता के बीच पहुंचेंगे और लड़ाई लड़ेंगे. और फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वाई बी चौहान यानी कि यशवंतराव बलवंतराव जो कि महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे और भारत के 5वें उप प्रधानमंत्री थे जिनकी छवि जनता के नेता की थी, आम जनता के नेता की थी. ऐसे में सतारा में उनकी मौजूदगी और उन्हें श्रद्धांजलि देना कहीं ना कहीं इस बात को पुख्ता करने की कोशिश है शरद पवार की ओर से कि वो भी आम जनता के नेता हैं. विधायक चले जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता उनके साथ है. तो देखिए, आपको याद होगा कि कल भी शरद पवार की तरफ से जब मीडिया की तरफ से यह पूछा गया कि आखिर एनसीपी का नेता कौन है तो उनकी तरफ से सिर्फ एक ही जवाब दिया गया कि शरद पवार. एक तरीके से यह दिखाने की कोशिश साफ तौर पर की जा रही है कि देखिए एक ही नेता है एनसीपी के और वो है शरद पवार. सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर. हमारे सहयोगी लगातार दिवाकर हमारे साथ बने हुए. दिवाकर, शरद पवार की तरफ से एक क्लियर संदेश तो दे दिया गया कि देखिए एक ही नेता है एनसीपी में, वो है शरद पवार. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से फूट डालने की कोशिश की जा रही है ताकि दंगे किए जा सके, यह इशारा किसकी तरफ? देखिए सीधा सीधा इशारा बीजेपी की तरफ था क्योंकि बीजेपी ने उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है. जैसा उन्होंने शिवसेना के साथ किया वैसे ही के साथ करने की कोशिश की है. लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक हैं और जिस तरह की यहाँ भीड़ शरद पवार को मिली आप तस्वीरों से देख सकते हैं. इनको उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि आप घबराए नहीं. ये तमाम जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं वो घबराए नहीं बल्कि आने वाले 5 से 6 महीनों में जब चुनाव होंगे तो हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं हम उस चुनाव में जीत भी दर्ज करेंगे. और साथ ही साथ इसका भी जिक्र किया कि जहां पर भी बीजेपी की सरकार नहीं है, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर पार्टियों को परेशान करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है. और यही महाराष्ट्र में भी किया गया है बीजेपी के द्वारा. पहले शिवसेना को तोड़ा गया और अब हमारे साथ है क्योंकि आज पवार साहब जब सातारा जा रहे थे, कराड़ जा रहे थे, तब बहुत सारे लोग जो कल शपथ विधि में मौजूद थे वो सारे लोग पवार साहब के साथ वहाँ पे है. सर, कहा जा रहा है कि ये सब कुछ पवार साहब की मर्जी से हो रहा है, पवार साहब को सब जानकारी है. पवार साहब के साथ कोई उनके मंजूरी से नहीं हुई. अगर होते तो पवार साहब कल आपको वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो नहीं करते. ये बताने की कोशिश हुई है कि पवार साहब इवेंचुअली हमारे साथ आएंगे, जिसके बारे में मैं और हम सब लोग बैठ के इसके ऊपर चर्चा हुई. पवार साहब ठाम है और महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र में है, देश में जो वो काम कर रहे हैं उससे वो डेविएट नहीं होने वाले कोई भी किसी भी हालत में. ये लोगों में गलतफहमी स्प्रेड करके लोगों का सपोर्ट लेने की ये
कोशिश है। यानी दोबारा से अजित पवार साहब जो है वो बिना तैयारी के गए हैं, दोबारा से बिना तैयारी के गए हैं वो। मालूम नहीं। गुरु पौर्णिमेला तुमच्या बरोबर असणार आहेत का शरद पवार? Mr. Pawar yesterday said that you are not going to approach the court. So is there a change in the stand, or were you just referring to you guys approaching the speaker, deputy speaker? We have now approached the speaker yesterday night, today this morning. He spoke to me, honorable speaker spoke to me, and he said yes, he has received the petition filed by us, and he will look into it and get back to us. We have requested to honorable speaker that he should give us the earliest hearing on that petition. Secondly, the people, 9 persons, 9 MLAs have gone and taken oath in the cabinet of Maharashtra government. So, barring those 9 MLAs, rest of the MLAs, we hope that they want to come back to us, because Mr. Pawar is now touring to Satara district up to Karad. And on his way, he has been meeting few MLAs. According to me, about 4-5 MLAs have already met who were there yesterday in oath taking ceremony. तो जयंत पाटिल को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से एक बात फिर से साफ कर दी गई, क्योंकि जो सवाल पूछे जा रहे थे कि शरद पवार को क्या इस बात की भनक थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि शरद पवार के देखरेख में सब कुछ हुआ है। एक बार फिर से इस बात को सिरे से खारिज करते हुए देखिए दिवाकर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। दिवाकर, अब यहां से अगर शरद पवार ने जो संबोधन किया उससे भी समझा जाए, आगे कानूनी दावपेच की अगर बात करें, क्या लड़ाई आगे यहां से आपको नजर आ रहा है कि एनसीपी लड़ती हुई दिखेगी? देखिए, एनसीपी सुप्रीमो ने अपने संबोधन में एक बात साफ कर दी है कि वो कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ अब चुनाव की तैयारी भी कार्यकर्ताओं से जुटने के लिए कहा है साफ तौर पर, और ये भी कहा है कि 5 से 6 महीनों में, आने वाले 5 से 6 महीनों में चुनाव होने हैं, उसके लिए आप तैयारी करिए, और उसी चुनाव के जरिए, उसी जनता के जरिए जिन लोगों ने पार्टी तोड़ी है उन्हें जवाब दिया जाएगा, जो पार्टी तोड़कर गए हैं उन्हें जवाब दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश शरद पवार की तरफ से दे दिया गया है कि आप लोग घबराए नहीं, जो लोग गए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उनको भी जनता जो है जवाब देगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए थे। मैं आपको तस्वीरें अगर दिखाऊं तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए थे, जो कार्यकर्ता थे, जिसकी उम्मीद शरद पवार को थी, और उसके बाद बाकायदा उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। बीजेपी पर खास तौर पर हमलावर रहे हैं शरद पवार, और उन्होंने कहा है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर बीजेपी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, फिर चाहे वो बंगाल हो, लेकिन जिस तरीके से 5 से 6 महीने में ओपन चुनाव कराने की बात कही गई है, जाहिर तौर पर ये ओपन चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। और ऐसे में एक और बड़ी अपडेट हम महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई आपको बता दें, अजीत पवार के घर पे एक बड़ी बैठक की जा रही है। अजीत पवार गुट के कई एनसीपी नेता बैठक में मौजूद हैं। देखिए, जिसमें छगन भुजबल जो है वो भी बैठक में मौजूद है। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर एनसीपी की तरफ से कहा गया है कि देखिए, हमने स्पीकर को जो है लेटर लिख दिया है, एक ईमेल लिखा गया है कि एक्शन लिया जाए, साथ ही चुनाव आयोग को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब देखिए, शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो चुके हैं। सिर्फ अजीत पवार नहीं, उनके साथ के जो विधायक थे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है, वो भी महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा है। लेकिन अब आगे क्या? आगे अगर कानूनी लड़ाई भी एनसीपी को लेकर लड़ी जाती है, एक बार फिर से शिवसेना वाली भूमिका ना हो जाए, असली शिवसेना वर्सेस शिवसेना यहां पर ना हो जाए शिंदे गुट की, इन सबको लेकर आगे क्या रणनीति बनाई जानी है ये भी देखना होगा। और एक बार फिर से हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से अजीत पवार के घर पे ये मीटिंग हो रही है, क्या लगता है आगे की स्ट्रेटेजी क्या कुछ रहने वाली है? अंकिता, देखो, इसमें पूरे मामले में ये जो मीटिंग चल रही है उस पर स्ट्रेटेजी यही है कि जिस तरीके से जयंत पाटिल ने लोकसभा स्पीकर को जो पिटीशन डाली उसमें 7 रुपये 9 एमएलए को डिस्क्वालिफिकेशन के लिए मांग की है, और स्पीकर से मांग की है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जा सके। तस्वीरें देख सकते हैं कि अजीत पवार के जो घर के बाहर है पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है, अंदर जो है मीटिंग अभी भी चल रही है। सभी 9 एमएलए जब जिन लोगों ने कल शपथ ली थी वो सभी के सभी अंदर अजीत पवार के घर के अंदर मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि इस मीटिंग में प्रफुल्ल पटेल क्या कर रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल सबसे आखिरी शख्स थे जो यहाँ पर आए थे, और वो भी प्रफुल्ल पटेल सीधे अजीत पवार
तो देखिए तस्वीरें लगातार विवेक दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अजीत पवार के घर पर जो है बैठक चल रही है और जिस तरीके से वो कह रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अजीत पवार के घर पर बैठक चल रही है तो प्रफुल्ल पटेल वहां पर क्या कर रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल आए सीधा अंदर। किस तरह से लोगों का आज समर्थन मिला, क्या क्या बातें हुई लोगों से आज? ऐसा है कि यहाँ पे कराड़ में माननीय पवार साहब जी के गुरु स्वर्गीय यशवंतराव चौहान यहाँ पे उनके समाधि पे आके पवार साहब ने उनका आशीर्वाद लेके पार्टी को बढ़ाने के लिए उन्होंने शुरुआत आज से की है और यहाँ पे आज आशीर्वाद लेने वो आए थे और यहाँ से सब जो राष्ट्रवादी कांग्रेस जो भी कार्यकर्ता है उनको साथ में लेके महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर राष्ट्रवादी कांग्रेस की ताकत बढ़ाने का काम शरद पवार ने आज से शुरुआत की है और आज उनको यशवंतराव चौहान जी का आशीर्वाद मिला है गुरु पूर्णिमा दिन है और इस शुभ दिन के अवसर पर पवार साहब ने इसकी शुरुआत आज की है। ईडी सीबीआई की वजह से ये 9 लीडर जो हैं उस पार्टी में गए हैं। ईडी सीबीआई के कार्रवाई की वजह से ये 9 लीडर जो हैं उस पार्टी में गए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? ईडी सीबीआई के कार्रवाई। तो अनिल देशमुख को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से बताया गया कि कैसे शरद पवार यहां पर पहुंचे, श्रद्धांजलि दी गई वाईबी चौहान को, जो उनके गुरु जिन्हें शरद पवार हमेशा से मानते रहे। विवेक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विवेक, प्रफुल्ल पटेल को लेकर इससे पहले आपने भी जिक्र किया, प्रफुल्ल पटेल को तो शरद पवार की ओर से बहुत तवज्जो दी गई थी, सुप्रिया सुले के साथ साथ उनको भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। प्रफुल्ल पटेल को आखिर क्या दिक्कत रही होगी कि वो अजीत पवार के साथ मीटिंग में शामिल होने पहुंचते हैं? देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए अभी तक में सबसे ज्यादा मतलब कि प्रफुल्ल पटेल सबसे करीब नेता माने जाते थे शरद पवार के और शरद पवार ने उन्हें पूरी इज्जत दी थी। पार्टी में वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया था, 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए थे जिसमें सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी थी। दूसरा वर्किंग प्रेसिडेंट यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल को बनाया गया था, लेकिन प्रफुल्ल पटेल ऑल ऑफ सडन बागी क्यों बन गए, इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि देखिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल वो मौजूद थे, सारे जो भी घटनाक्रम था उसमें मौजूद थे और आज जब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, अजीत पवार ने अपने सभी एमएलए को जो बागी हो चुके उनको बुलाया था, जिन्होंने मंत्रिमंडल में शपथ ली थी कल, उस मीटिंग में प्रफुल्ल पटेल क्या कर रहे हैं इसको लेकर भी हमने सवाल जरूर उनसे पूछे थे। लेकिन प्रफुल्ल पटेल का साफ तौर पर कहना है कि वो खुलासा करेंगे, लेकिन जिस तरीके से एनसीपी पार्टी अपनी सही दिशा में चल रही है उसको लेकर वो एनसीपी पार्टी के साथ खड़े हैं। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि प्रफुल्ल पटेल और दिवाकर ऐसा भी हो सकता है कि प्रफुल्ल पटेल को हो सकता है इस बात का वादा किया गया हो कि आगे जाकर उन्हें किसी बड़ी भूमिका में रखा जाएगा। दिवाकर आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन अब हम आपको महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं।